अब वो घटना के लंबी नहीं बताएंगे, क्या कब्जा कैसे हुआ, कैसे मारा गया, कैसे बदल किया गया। बहरहाल तो 3 दिन साई जी के घर में टिके, कंचन भाभी सब जिंदा थी, उनके साथ में थे। साई जी मूलतः एक अति मानव व्यक्ति थे, अति मानवीय व्यक्ति थे, जिनके मन में इंसान के दर्द के प्रति, इंसान के प्रति बहुत दर्द था। अब कोई प्रोफेसर साहब के यहाँ आप जाइए तो उनके घर पर आपको सुबह सुबह कोई मजदूरों की या पीड़ितों की लाइन नहीं मिलेगी। और आजकल तो हम बहुत देखते हैं, हमारे कई मित्र लोग हैं जो विश्वविद्यालय प्रोफेसर हो गए हैं, प्रोफेसर हैं, उनके घरों में अगर कभी जाते हैं, रुक जाए तो उनके घर में मिलने वालों कौन आता है? सुबह सबसे पहले तो उनके जो शिष्य हैं, जिनको पीएचडी करवा रहे हैं, वो लोग आते हैं। वो पीएचडी करने वाले जो आते हैं वो तो बेचारे लाचार हैं कि गुरु की सेवा करना है, वरना ऐसा पीएचडी वगैरह हो जाए, इसलिए आते हैं। आज तो चाहिए। उसके बाद में अगर कोई आएगा तो कोई रिश्तेदार आ गया तो अलग बात है। कभी कोई बैठकी जमाने वाले बुद्ध की लोग आ गए तो फिर वो घंटे 2 घंटे इसी पे चर्चा होती गई। पर वो 3 दिन साई जी क्या रहा, उनके घर पर सुबह से लाइन लगती थी, तो मोहल्ले में किसी ने मार दिया, किस दबंग ने मार दिया, कुछ गुंडे ने क्या कर दिया, वो लोग उनके पास शिकायत लेके आते थे। एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, एक बड़ा साहित्यकार, पर मोहल्ले की गरीब महिला अगर उसके प्रति उम्मीद करती है कि हम साई जी के पास जाएंगे तो हमको कुछ मदद मिलेगी, तो यह जीवन का मूल्य और यह समाजवाद है। यह समाजवाद का दर्शन था साई में। साई जी चुनाव लड़ते थे, काम करते थे बुनकरों के बीच में, और बुनकरों में काम करने का जो उनका अनुभव था वो क्या था? वो कहते थे कि जीवन में सक्रियता आवश्यक है, बगैर सक्रियता के बौद्धिकता कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने लिखा कि अगर बौद्धिकता का और कर्म का कोई मिलन नहीं हो रहा है तो फिर ऐसी बौद्धिकता किस अर्थ की, इसका क्या काम है? आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान है, कहाँ दुनिया में शोषण हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, आपके साथ विचारधाराओं का सब ज्ञान है, परंतु वो बौद्धिकता के साथ में अगर आपके जीवन में वो कर्म नहीं है, वो पीड़ा नहीं है, तो फिर वो साहित्य साहित्य नहीं है। फिर वो साहित्य तो कहीं ना कहीं व्यवस्था का औजार है, व्यवस्था का हिस्सा है। जिस साहित्यकार के मन में समाज के दर्द के प्रति पीड़ा होगी, वही साहित्यकार सही मायनों में साहित्यकार हो सकता है। और जब वो साहित्यकार होगा, जो पीड़ा वाला होगा, तो राजनीति दूर कैसे रहेगा? जब सारी समस्याओं को पैदा करने वाली राजनीति है और समस्याओं को हल भी उसी से निकलना है, तो राजनीति से दूर रहना ये कोई साहित्यकार नहीं कर सकता है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी जेलों में रहे, साहित्यकार थे और जेलों में रहे। बहुत सारे उनके बाद की भी पीढ़ी के लोग हैं जो लोगों ने संघर्ष किया है, साहित्यकारों संघर्ष किया, जेलों में रहे। खासकर जो लोहिया के आंदोलन में आए हुए साहित्यकार लोग थे, पत्रकार लोग थे, वो भी जेलों में जाते थे, जेलों में रहते थे। और इसलिए कि जेल एक वो स्थान है जो गांधी की शिक्षा देता है, जो लोहिया का संघर्ष सिखाता है, वो जो इंसान को आत्मचिंतन का और दुनिया को समझने का अवसर देता है। तो इसलिए मधुले में कहते थे कि ये जो जेल है, ये महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है, यहाँ जरूर जाना चाहिए। और लोहिया जी तो शर्त लगाते थे कि भाई आप कितने बार जेल गए, तो आपकी पहचान इससे नहीं थी कि आपने कितने विषय में पीएचडी की या कौन सी डिग्री आपके पास में है, आप एलएलएम हो कि एलएलबी हो। आपकी पहचान इसलिए थी कि आपने समाज के बदलाव की कितनी पीड़ा उठी, कितनी पीड़ा सही। अगर आपकी पीठ पर पुलिस की लाठियों का दर्द है तो फिर ये आपके समाजवादी होने का प्रमाण है। अगर आपके पास में जेल में जाके रहने का और अन्याय के विरोध करने का प्रमाण है, वो पीड़ा है, तो फिर आप समाजवादी होने का आपके पास प्रमाण है। साहित्यकार समाज से कट के नहीं रह सकता है। अगर साहित्यकार की अलग दुनिया रहेगी और बकाया अलग दुनिया रहेगी, तो वो साहित्य इस दुनिया के लिए कोई काम का नहीं है, वो साहित्य फिक जाएगा। साही जी का साहित्य और साही जी की से ही याद रखे जाएंगे। साही जी के कई भाषण हैं, जो भाषणों को हमने सुना और उनकी व्याख्याओं को सुना। उन्होंने तो लोहिया की सप्तर क्रांति की इतनी बढ़िया व्याख्या
जो 12 अक्टूबर का भाषण, 11 अक्टूबर का जो भाषण हुआ, उसमें तो पूरा उन्होंने सप्त क्रांति की व्याख्या की है। लोहिया की एक एक क्रांति की चर्चा करके व्याख्या की है। द्रौपदी के सवाल को लेके, सीता के सवाल को लेके, तेजस्विता के सवाल को लेके, महिलाओं के सवाल को लेके, विषमता के सवाल को लेके तो चर्चा की। और अभी जब हमारे भाई गोपेश्वर जी बोल रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत आश्चर्यजनक बात कही जो मुझे आज मान, और उसके ऊपर थोड़ा विचार जरूरी हो सकता है। उनका कहना था कि जो मार्क्सवाद है, ये मार्क्सवाद तो वर्ग को मानता है, और शाही जी भी वर्ग को मानने वाले थे। वर्ग को मानना कि यूरोप में एक सच्चाई हो सकती है, परंतु वर्ग को नकारना और हिंदुस्तान की जाति के तत्व को समझना, ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। हम जानते कि ये बड़ी कठिन चीज है, और लोहिया ने इसलिए बहुत गालियां खाई, शाही जी ने भी इसलिए बहुत गालियां खाई, परंतु इस देश में क्या वर्ग है? किस क्लास की बात करोगे आप? कौन सा वर्ग है? जिस मुल्क में स्थिति ये हो कि एक करोड़पति व्यक्ति आपके पिछले पैर पड़ने को लाचार है कि आप जन्मना एक जाति के हैं, तो फिर आप बताइए कि यहाँ पे कोई वर्ग है? दरअसल हिंदुस्तान जैसे मुल्क में वर्ग की चर्चा अकेले करना